अच्छा भाई, हमने अब तक सिंपल क्वेरीज तो यूज़ करके देख ली, ठीक है ना, उनके मुख्तलिफ आउटपुट वगैरह भी देख लिए, कॉम्बिनेशंस भी देखे, डीएमएल की, डीक्यूएल और डीडीएल की तमाम क्वेरीज को हमने सिंपल वे में यूज़ करके तो देख लिया, ठीक है। लेकिन अब बात हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स क्वेरीज की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज का मतलब है कि हम इसमें मल्टीपल क्वेरीज को इस तरह से यूज़ करेंगे कि एक क्वेरी का आउटपुट दूसरी क्वेरी के इनपुट के तौर पर यूज़ करेंगे, ठीक है। या हम उसके आउटपुट को या एक के आउटपुट को दूसरी क्वेरी से डिवाइड कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह मल्टीपल क्वेरीज को मर्ज करके एक दूसरे के साथ यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स एक सिम यानी काफ़ी 5-5, 6-6 क्वेरीज एक साथ यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इसको समझना ही एक तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज असल में जब रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो जितने भी सिनेरियोज हम यूज़ कर रहे होते हैं, एसक्यूएल के जितने भी रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, तो उसमें मोस्टली हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वेरीज ही रन हो रही होती हैं, ठीक है ना। तो यही वजह है कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स क्वेरीज काम किस तरह कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे इसमें हम देखते हैं जो हमारी पहली क्वेरी है, इसके अंदर यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है डिस्टिंग। डिस्टिंग हमने शुरू में देखा था कि डिस्टिंग का मतलब होता है यूनिक वर्ड्स को अलग करके वो दिखा देता है। मिसाल के तौर पर अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो उनमें से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को वो ओमिट कर देगा और सिर्फ हर डुप्लीकेट वैल्यू को सिर्फ एक बार सेलेक्ट करेगा वो, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ में से सिंगल वैल्यूज़ उठाई और ठीक है, हमने यहाँ पर जो है ना इसका जो है ना काउंट हमने उठाया, सही है। तो डिस्टिंग ही सैलरीज का हमने काउंट भी उठा लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसकी कंडीशन में जो देखें तो हमने एक इस टेबल का, जिस तरह हम एज के कीवर्ड के जरिए कॉलम्स को रीनेम करते हैं, इस तरह सेम हम यहाँ पर टेबल को भी रीनेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एम्प्लॉय के टेबल से जो हमें यहाँ पर इवेंट का टेबल जो है इसकी सैलरी की वैल्यू, और यहाँ पर जो दूसरा एम्प्लॉय की दोबारा जिसमें से हम इसे सेलेक्ट काउंट उठा रहे हैं इसकी सैलरी की वैल्यू, दोनों को आपस में कंपेयर किया कि उससे लेस छोटी वैल्यू हो या उस तक वैल्यू हो, उनके सिंगल यूनिक वैल्यूज़ को उठाकर उनका काउंट उठाया और उससे कंपेयर करेंगे। तो ये यहाँ पर हमने कंडीशन में खुद से 2 दे दिया। इसका मतलब काउंट अगर 1 होगा तो वो टॉप बिल्कुल हाईएस्ट रिकॉर्ड होगा, तो काउंट अगर 2 होगा तो वो सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड होगा। तो इसलिए हमें सेकंड हाईएस्ट जो है रिकॉर्ड फाइंड आउट करना था, तो इसलिए हमने यहाँ वेरिएबल की जगह डायरेक्ट वैल्यू से कंपेयर करवा लिया और जिस जगह कंपैरिजन करवाना है वहाँ पर हमने पूरी क्वेरी मेंशन कर दी। अब इस तरह मैं कोई भी क्वेरी इसमें दे सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं काउंट से करूँ, मैं इसमें कोई भी सिंपल क्वेरी भी आउटपुट में ले सकता हूँ, कोई आईडी नंबर उठवा सकता हूँ। तो ये चीज़ में बेसिक कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में होता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स सिंपल सिनेरियोज से हटकर कोई टिपिकल अपना टास्क परफॉर्म करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोग्रामिंग के एंड पर लाकर उस चीज़ को फिल्टर करें और वो तमाम रिकॉर्ड्स उठाकर उसमें से सिलेक्शन लगाएं और लूप वगैरह लगा के उन चीज़ों को अलग करें। तो ये काम हम सिंपल क्वेरीज के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेरीज असल में इतनी सिंपल होती नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इन्हें यूज़ करना। तो यही वजह है कि ये कॉम्प्लेक्स क्वेरीज का जब आइडिया हो जाएगा हमें, तो हम इसको सेपरेट अपने टास्क तमाम डेटाबेस के एंड पे ही परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है ना। सेम इसी तरह यहाँ पर हमने जो है ना, तो ये हमने जो है ना डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए टेबल में कॉम्प्लेक्स क्वेरी बनाई है। तो इसमें बेसिक क्या काम हो रहा है कि हम सबसे पहले अगर चाहें तो अगर कॉम्प्लेक्स क्वेरी को रिजॉल्व करने का आसान तरीका ये पहले उसका जो नेस्टेड क्वेरी कह लो या इनर क्वेरी कह लो, तो ये जो है ना इसे यूज़ करना हमें समझ में आ जाए। पहले जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो वो आउटपुट जो वैल्यू होगी वो इससे कंपैरिजन में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें खाली, तो इसके अंदर हमने क्या काम किया है कि जो ये वाला टेबल है इसको हमने रीनेम कर दिया एलियस के ज़रिए ए से, ठीक है। तो ये इसकी रॉ आईडी और इसकी जो रॉ नंबर है, दोनों के रॉ नंबर को हमने कंपेयर किया, दोनों जब इक्वल हों तो वो वाले का मैक्सिमम काउंट हम उठा रहे हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू हम उठा रहे हैं इसकी। तो जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें रॉ नंबर की मिल जाएगी तो इसको हमने इससे कंपेयर करवाया कि वो इसके इक्वल ना हो तो वो सारे रिकॉर्ड दिखा दे। जिसमें इक्वल होगा तो वो तो सेपरेट हो जाएंगे, उसके अलावा जितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड होंगे तो एक एक रिकॉर्ड इक्वल होगा, उसके अलावा जितनी मल्टीपल वैल्यूज होंगी वो इक्वल नहीं हो पाएंगी, तो वो सारी वैल्यूज़ भी हो जाएंगी इसमें, ठीक है। तो ये एक तरीका है डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का। अब यहाँ हम कोई भी कंडीशन इसमें लगा सकते हैं, अगर हम इक्वल उठाने यहाँ पर रॉ आईडी के जरिए, रॉ नंबर के अलावा किसी और कॉलम के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं, कंडीशन कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम इस तरह यहाँ पर अगर मुझे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो हम ये भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक सिंपल एलिमेंट उठाया हमने और जो अगर हमने इसके अंदर जो मंथली सैलरी है उसके हिसाब से उसे रीनेम कर दिया, क्योंकि एलियासेस हमने देखे थे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, बस सिंपल हमने एम्प्लॉय नेम भी दे दिया, साथ साथ सैलरी दे दी, लेकिन सैलरी हमें पर मंथ चाहिए थी,
जबकि सैलरी हमारे पास गिवन थी एनुअल, तो इसलिए हमने एनुअल को सिंपल 12 से डिवाइड किया और उसको एक नए नाम से रीनेम कर दिया। तो ये वैसे इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन इस तरह से कोई भी परफॉर्म करना चाहें तो वो किसी भी कॉलम में कोई भी कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। इवन मल्टीपल कॉलम्स को ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम को मल्टीप्लाई, कोई फॉर्मुलेशन अप्लाई कर सकते हैं उस पर, सही ना, कोई भी फॉर्मूला वगैरह लगा के उसे कैलकुलेशन किसी भी तरह की परफॉर्म हो सकती है उसमें। अब ये यहाँ पर एक क्वेरी हमने लगाई है लास्ट रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए। ये देखने में तो वैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन है नहायत ही सिंपल ये, कि हमने सिंपल एक क्वेरी लगाई कि मैक्सिमम वैल्यू उठा लो इस रॉ नंबर जो कि हमारा एक आईडी की तरह है, ठीक है। तो जो लास्ट आईडी होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू एम्प्लॉय के टेबल से उठा ली, वो अगर बराबर हो जाए इसके रॉ नंबर के तो वो वाला रिकॉर्ड हम व्यू करा दें, ठीक है ना। तो ये हमें लास्ट रिकॉर्ड लाकर दिखा देगा, सिंपल, क्योंकि दोनों सेम ही टेबल हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इससे कंपेयर होगी तो ये हमें ला कर दे देगा ये, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम देखने में तो ये बहुत आसान सही लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये जब लॉजिक इसकी सोचें तो उसके हवाले से हमें ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है सोचना। तो हमें इसलिए जो है ना थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया होगा कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी किस तरह से मेन रन कर रही है, ठीक है। अब सेम ये दो टेबल के कॉमन रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए, अब जैसे मैंने फिलहाल तो यहाँ सेम टेबल ही का नाम यूज़ कर लिया है, लेकिन अगर एक टेबल है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर भी वही सेम है, तो दोनों में से हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कॉमन वाले जो उठाना चाहते हैं तो ये इंटरसेक्ट का एक कीवर्ड है वो यूज़ करेंगे। तो इस क्वेरी का और इस क्वेरी का दोनों के जो आउटपुट आएंगे उनको कंपेयर किया जाएगा और उनमें से जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं उन्हें व्यू कर देगा ये, सही है। तो इंटरसेक्ट का कीवर्ड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हम मल्टीपल क्वेरी को यूज़ करके एक सिंगल आउटपुट अपना कोई कॉमन रिकॉर्ड्स मल्टीपल टेबल से उठाने हो। अच्छा, इस तरह का काम वैसे हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जॉइंस का उसमें भी करेंगे, लेकिन ये जॉइंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये वही काम बेसिक तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इंटरसेक्ट का कीवर्ड से कॉमन रिकॉर्ड उठा लिए जाते हैं। सेम इस तरह जो है ना अगर हम एक कंबाइन करना होता है तो एक यूनियन का कीवर्ड होता है वो भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह मल्टीपल हम क्वेरीज को एक साथ मर्ज करके भी एक आउटपुट अपना जो रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, सेम इस तरह यहाँ पर जो है ना ये एक वो तमाम एम्प्लॉयज़ हमें फाइंड आउट करने जिनको डिपार्टमेंट नंबर असाइन नहीं हुआ है या जिनके डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना वैल्यूज़ नल वैल्यू है या वैल्यू नहीं है उसमें, ठीक है ना, या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर है उस पर नहीं है मौजूद, क्योंकि ये इसकी यकीनन फॉरेन की होगी, यहाँ पर यूज़ की गई होगी, ठीक है। तो मेन चीज़ ये यहाँ पर हमने ये जो क्वेरी लगाई ये काम क्या कर रही है, तमाम डिपार्टमेंट नंबर उठा के ले आएगा ये डिपार्टमेंट के टेबल से, और हमने सिर्फ यहाँ पर एक नॉट इन का कीवर्ड लगाया। नॉट इन का हमने लगाया था, इस तरह मैंने शुरू में बताया था, इन नंबर ऑफ कॉलम्स में फाइंड आउट कर सकता है नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी उन सब में से ये 1 बाय 1 इनका कीवर्ड चेक करेगा, लेकिन हमने साथ उनको नॉट का कीवर्ड यूज़ कर लिया। तो वो जो नहीं होंगे इसमें मौजूद तो ये सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड दिखाएगा, जितने मौजूद होंगे इसमें कंपेयर हो जाएंगे इक्वल, तो वो रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा ये, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर रखा है कि डिपार्टमेंट नंबर से मैच नहीं करेगा ये, क्योंकि हमने नॉट इन किया है, ठीक है ना। जैसे सिंपल ये बेसिक आसान ही है कि इन का कीवर्ड क्या करता है, जितनी वैल्यूज़ ये रिटर्न करेगा हमें वो 50 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, तो ये 1 बाय 1 उनकी वैल्यू उठाकर इस डिपार्टमेंट नंबर से, क्योंकि यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट नंबर उठाया है तो डिपार्टमेंट नंबर से कंपेयर होगा, और दोनों को कंपैरिजन करने के बाद ये सिर्फ इसमें से जो है, क्योंकि नॉट का कीवर्ड है तो इक्वल वाले हटाकर जो अनइक्वल हैं जाहिर बात है वो होंगे जो सिर्फ डिपार्टमेंट में होंगे, तो वो वाले रिकॉर्ड एम्प्लॉय के हमें उठाकर ये दिखा देगा, ठीक है ना भाई। सेम इस तरह यहाँ पर जो है ये मैंने थोड़ा पहले भी बताया था कि इंसर्ट इनटू की एक कमांड होती है जो कि रिक्वायर्ड टेबल के अंदर हमें जिन कॉलम्स में डाटा डालना होता है नॉर्मली हम वो वैल्यूज़ के साथ यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक सेलेक्ट की क्वेरी लगा देंगे। ये क्वेरी हमें इन कॉलम्स की वैल्यू उठा कर देगी इस टेबल से, या जो भी टेबल का नाम यहाँ दे दें उस टेबल से जो वैल्यूज़ जितनी भी, वो 1000 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, कितने भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो वो सारे रिकॉर्ड डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएंगे इस वाले टेबल के अंदर, ठीक है, कस्टमर्स के टेबल के अंदर। तो यहाँ पर कोई भी टेबल हम नाम यूज़ कर सकते हैं सप्लायर और कस्टमर की जगह, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स और उनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। जब ये कंट्री का डाटा कंट्री में, पोस्टल कोड का पोस्टल में, ठीक है। अब इनके भले नाम कुछ भी हो, जैसे यहाँ सप्लायर नेम है या कस्टमर नेम है, नाम डिफरेंट है लेकिन डाटा टाइप सेम है इनकी, दोनों ये वारचार हैं, जब ये ट्रांसफर होंगे एक दूसरे के अंदर, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम हो, जितने हमने यहाँ कॉलम्स उठाएं इतने ही कॉलम्स यहाँ पर होने चाहिए।
तो इनमें हम इंसर्ट इनटू सेलेक्ट की अच्छी कमांड है, जिसके ज़रिए हम जो है डायरेक्टली एक टेबल का डाटा दूसरे टेबल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भले वो कितनी ही हज़ार रिकॉर्ड क्यों ना हो। लेकिन इसमें शर्त यह है कि हमें ये याद रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो दोनों के बराबर हों और डाटा टाइप की बराबर हो। ठीक है, तो हम ये ईजिली इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज थी। इसका मेन मोटिव ये था कि इसके अलावा और भी हैं, ये तो हर बेसिक मैंने कुछ बताने की कोशिश की है कि इन तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं, हम किसी भी तरह की कोई कैलकुलेशन इसमें करवाना चाह रहे हैं, कुछ भी एडिशन वगैरह या कुछ मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज करना, तो ये सब हम इसमें करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं इंशाल्लाह ये इसका कोशिश करूँगा कि एक जो है ना वो नेक्स्ट जो तुम्हारा जो एसक्यूएल के ज्वाइंस होंगे उसके टॉपिक के अंदर इसको थोड़ा सा यूज़ करके देखेंगे, ताकि और थोड़ी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ज्वाइंस अपने आप में खुद इतने टिपिकल हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा इसका आइडिया हो गया तो अब ज्वाइंस पढ़ोगे सही से तो वो और डिटेल में समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो आज में हमने नॉर्मलाइजेशन वाली लैब जो कंप्लीट की है, तो उसके नॉर्मलाइजेशन करने के बाद उसके अंदर भी इसमें से कुछ क्वेरीज यूज़ होंगी। ठीक है, क्योंकि तुम्हें नॉर्मलाइज करने के लिए टेबल में मल्टीपल टेबल से डाटा उठाकर दूसरे टेबल में डालना होगा, तो इसलिए जो है ना और नए टेबल भी बनाने होंगे, तो तुम्हें क्रिएट भी एक टेबल से भी क्रिएट करना होगा डाटा, और डाटा भी इंसर्ट करवाना होगा। ठीक है, तो इसमें तुम्हें कॉम्प्लेक्स क्वेरीज ज़रूर काम में आएंगी। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जब हम एसक्यूएल की क्वेरीज पढ़ रहे हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी चलानी आनी चाहिए, जो कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हों। तो हमेशा याद रखना, इसका तरीका ये बस याद रखना कि पहले जो तुम नेस्टेड क्वेरी या जो इनर क्वेरी जो हम चलाना चाह रहे हैं, तो उसको पहले रन करके उसका आउटपुट सेपरेटली देख लें क्या आ रहा है, उसके बाद हम उसको यूज़ करें, ताकि उसके ज़रिए हम इसको सही रिजल्ट, रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है हमारा वो हासिल कर सकें।